हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी गोधूली चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। तो हम लोग इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे, चाहे वो आपके पाठ के साथ का क्वेश्चन हो या भाषा की बात हो। ये सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी से पहले चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो प्रश्न के बारे में आपके मन में कंफ्यूजन या डाउट रहता है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आएगा, जिसमें देखिए कहा गया है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर करेंगे कि नालंदा प्राचीन काल से ही ज्ञान साधना का केंद्र बिंदु रहा है। यह बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी नालंदा के साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। यहाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों से बल्कि एशिया एवं विश्व के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ आकर ज्ञान अर्जन किया करते थे। इसलिए कहा गया कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैली हुई थी। कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि नालंदा ज्ञान साधना का एक केंद्र बिंदु रहा है, और यहाँ पे आपको बौद्ध संबंधी यानी बौद्ध शिक्षा है उसको यहाँ पे दी जाती थी। और साथ में यहाँ का यानी नालंदा जो था, यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी क्या आते थे, पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। इसलिए कहा जाता है कि नालंदा की जो वाणी है, ज्ञानी कहने का मतलब यहाँ की ज्ञान की बात की जा रही है कि नालंदा की जो ज्ञान है वो देश विदेश में यहाँ के विद्यार्थी पढ़ के जानते हैं, तो वहां पे अपनी वाणी को, वहां पे अपनी चीजों को रखते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें देखिए कहा गया है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी। तो उत्तर करेंगे कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगिरी या गिरिब्रज था, जिसे आज के समय में हम कहें तो आज के समय में इनका नाम हो चुका है राजगीर। ठीक है, राजगीर। ठीक है, जो नालंदा जिले में है, जो 5 पर्वतों के मध्य अवस्थित थी। और ये जो गिरिब्रज या राजगिरी थी, ये कहां पर अवस्थित थी? तो ये 5 पर्वतों के मध्य यानी बीच में। और यह भी आपको पता होगा कि राजगिरी कहाँ है, तो ये आपके बिहार राज्य में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो उत्तर करेंगे कि बुद्ध के समय नालंदा में प्रवारिकों का आम्रवन था। अब आम्रवन का क्या मतलब है? तो आम्रवन का मतलब हो जाता है आम का बगीचा। क्या हो जाता है? आम का बगीचा। तो यह बुद्ध के समय नालंदा में था आम्रवन। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहा गया है कि महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। इसका उत्तर करेंगे कि जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर और मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट नालंदा उपग्राम में हुई थी। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। तो देखिए, वर्षावास का मतलब होता है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु में एक ही जगह पर ठहरना, ये वर्षावास कहा जाता है वर्षा ऋतु के समय में। तो इसका उत्तर क्या करेंगे कि महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास व्यतीत किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें कहा गया है तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। उत्तर करेंगे तारानाथ तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक थे। उन्होंने नालंदा को सारिपुत्र की जन्मभूमि बताई है। किसकी? तो ध्यान रखना है, सारिपुत्र की जन्मभूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें कहा है एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ।
इसका उत्तर करेंगे एक जीवंत या प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में विकसित होना आरंभ हुआ। यानी कह सकते हैं कि गुप्त काल से क्या होना शुरू हो गया, नालंदा जीवंत रूप, यानी जीवंत रूप कहने का मतलब उसमें जान आ चुका। जान आने के मतलब उसमें सारी कक्षाएं आराम से चलने लगी, सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई सही सुचारू तरीके से चलने लगा। तो ये कब से, ये आपके गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, जिसमें कहा गया है फाहियान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। उत्तर करेंगे फाहियान एक चीनी यात्री थे और वे 4वीं सदी में नालंदा आए थे। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जिसमें कहा गया है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। उत्तर करेंगे कि हर्षवर्धन के समय में युवान चांग कौन आया था, युवान चांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। उस समय नालंदा की दशा उन्नति के शिखर पर था। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जिसमें कहा गया है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। उत्तर करेंगे कि नालंदा के नामकरण के बारे में युवान चांग नामक चीनी यात्री ने जातक ग्रंथ के आधार पर बताया कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। किस चीनी यात्री, तो चीनी यात्री कौन आपका हो गया, युवान चांग। किस ग्रंथ के आधार पे, तो वो कौन सा ग्रंथ है, तो जातक। क्या बताया, तो उन्होंने यह बताया कि पूर्व जन्म में, यानी अभी से जो पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उसमें उनको तृप्ति नहीं मिली थी या नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, जिसमें कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। इसका उत्तर करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। यहाँ दार लिखा गया है, आप यहाँ पे सुधार लेंगे, जनता के उदार दान से हुआ है, जिसका आरंभ 500 व्यापारियों के द्वारा दिए गए दान से हुआ था। उन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दिए थे। फिर नालंदा युवान चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। यानी जमीन खरीद करके व्यापारियों ने दिया, और जमीन खरीदने के बाद जो नालंदा है वो क्या कर लिया, विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। यानी उस पर बहुत सारे काम किए गए, तब नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, जिसमें कहा गया है कि यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्द में चित्रण कीजिए। उत्तर करेंगे कि 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, आइए जानते हैं। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थीं। यो तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम, यानी बौद्धों के ठहरने की जगह, संघाराम का मतलब क्या होगा, बौद्धों के ठहरने की जगह, यानी बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक हुआ करते थे उनके रहने की जगह, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय था। तो ये यशोवर्मन के शिलालेख में लिखा गया था, जिसको हमने अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा गया है इतिसंग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। उत्तर लिखेंगे कि इत्सिंग एक चीनी यात्री था। इत्सिंग कौन था, एक चीनी यात्री था। इत्सिंग ने नालंदा के बारे में कहा कि इस बिहार में
300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे और इसका प्रमाण पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहां से प्राप्त हुए उनसे मिलता है। यानी इत्संग ने कहा कि यहाँ 300 बड़े कमरे थे और इसकी जो प्रमाण है या इसकी जो प्रूफ है वो पुरातत्व विभाग ने खुदाई के उपरांत दिया है, जिसमें जैसा उन्होंने कहा वैसा मिला है। अब बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा गया है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर करेंगे कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप, जिसे सुमात्रा कहा जाता है, के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालदेव पुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। यह तो संजोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेश में फैली हुई, यहाँ पे सुधार कर लेंगे, फैली हो गया है, तो फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। यानी बस यही एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि नालंदा का जो संबंध रहा है वो विदेशों से रहा है और किस प्रकार रहा है ये भी आपने यहाँ पे समझ पाया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। इसका उत्तर करेंगे कि नालंदा में 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी जो निम्न है, जिसमें देखेंगे फर्स्ट में शब्द विद्या या व्याकरण, सेकंड में हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, थर्ड में चिकित्सा शास्त्र विद्या, 4 में शिल्प विद्या, 5 में धर्म और दर्शन शास्त्र। देखिए इन सबका अगर मतलब समझें तो देखिए शब्द विद्या व्याकरण क्या था, इसमें जो विद्यार्थी थे उनको बोलने की कला आ जाए। चिकित्सा में क्या है, उनको अपने शरीर के अंदर हो रहे रोगों के बारे में पता चल सके और दूसरों के रोग को भी ठीक करे। शिल्प में क्या था, उन्हें व्यवसायिक रूप से आर्थिक तौर पे खुद को निर्माण करना था। तर्कशास्त्र कहने का मतलब उनके अंदर सोचने की क्षमता को डेवलप करना। और धर्म और दर्शन शास्त्र यानी धर्म के प्रति भी अपनी आस्था को बनाए रखना। तो यह 5 विषय की शिक्षा नालंदा में क्या थी, अनिवार्य थी। अगला क्वेश्चन आता है 16 यानी 16 नंबर में कहा गया है कि नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। उत्तर करेंगे कि नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची में आचार्य शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती, देवविद सिंह, शांति रक्षित, कमलशील, पद्म संभव और दीप शंकर श्री ज्ञान अतिश को रखा जा सकता है। यानी ये सभी जो आचार्य थे या विद्वान थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में थे। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, जिसमें कहा गया है कि शिलभद्र से युवान चांग, जिसे हेनसोंग भी कहा जाता है, कि क्या बातचीत हुई। उत्तर करेंगे कि आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे तब, जब नालंदा से क्या होने लगे, विदा होने लगे, तब आचार्य शिलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप
अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूं। यानी कुल रूप से अगर इसको समझने की बात करें तो शिलभद्र से युवानचांग ने कहा कि जो कुछ हमने आपके यहाँ रहकर सीखा पढ़ा लिखा है ये सब अपने देश यानी चीन जा करके वहां के लोगों को बताऊंगा, वहां के लोगों को समझाऊंगा ताकि बुद्ध की ज्ञान वहां भी फैल सके और वो लोग भी आपके कृतज्ञ हो सके। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें देखिए कहा गया है कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास का विवरण दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे क्या क्या विवरण देना है। तो नालंदा के विद्वानों ने विदेश जाकर ज्ञान का प्रसार किया। आचार्य देवविद सिंह के द्वारा बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा तिब्बत के विद्वान थोमिन संभोट को दिया गया जिससे भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रसार तिब्बत में हुआ। आचार्य शांति रक्षित और नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील ने तिब्बत में जाकर तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर सने सने यानी धीरे धीरे वहां के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की और इस प्रकार विदेश में नालंदा के जो ज्ञान थे उसको प्रसार किया गया, उसको फैलाया गया। अगला क्वेश्चन आता है 19 जिसमें कहा गया है कि ज्ञान दान की विशेषता क्या है। उत्तर करेंगे कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है उसे ज्ञान दान कहते हैं। ज्ञान दान अनंत और सीमा रहित होता है, न उसके बांटने वाले को तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों की तृप्ति होती है। यही ज्ञान दान की विशेषता है। तो ये आप इतना कर लेंगे। अब आता है आगे के क्वेश्चन पाठ के आसपास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसमें जो भी है आपको समझना है। जैसे कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करेंगे। प्रथम राष्ट्रपति की इस इच्छा को आज किस रूप में पूरा करने की कोशिश की जा रही है, इसको अपने मन से लिखना है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्याकरण वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम भाषा की बात के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सुरभित पुष्प विशेषण युक्त पद है। नीचे कुछ विशेष दिए जा रहे हैं, इन्हें उपयुक्त विशेषणों से जोड़िए। जैसे कि वृक्ष, तो वृक्ष क्या है? लंबा है, तो विशेषण क्या हो गया? लंबा। पृथ्वी गोल है, तो गोल क्या हो गया? विशेषण। किसकी विशेषता? पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या हो गया? विशेष्य। अगला है आकाश, तो आकाश क्या होता है? नीला, तो नीला क्या है? विशेषण, और आकाश क्या बन गया? विशेष्य। शिखर, तो सर्वोच्च शिखर। अगला है पर्वत, ऊंचा पर्वत। वन, घना वन। नदी, लंबी नदी। नगर, सुंदर नगर। तो जो आपको इधर दिख रहा है सर्वोच्च, ऊंचा, घना, लंबी, सुंदर, ये सभी आपका विशेषण है और बाकी जो ये दे रखा है वो आपका विशेष्य है। अगला क्वेश्चन आता है चैतन्य केंद्र में कौन सा समास है? विग्रह करके बताएं। उत्तर करेंगे कि चैतन्य केंद्र में तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा चेतना का केंद्र। अगला क्वेश्चन है अनुश्रुति शब्द में अनु उपसर्ग है, इस उपसर्ग से 5 शब्द बनाइए। यानी अनु उपसर्ग यूज करके आपको 5 शब्द बनाना है। तो आप इस तरीके से बना लेंगे अनुवाद, अनुभव, अनुशासन, अनुकूल, अनुमान। ये आपको 5 शब्द बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 में आता है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, जिसमें आपको अभ्युदय, तो अभ्युदय में क्या बन जाएगा? अभि प्लस उदय, तो क्या बन जाएगा? ई और उ मिल करके यू बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अभ्युदय। अगला है
उज्ज्वल, तो ये कौन सा संधि आ जाता है, तो ये आपका व्यंजन संधि है जिसमें उत जोड़ ज्वल, तो इस यहाँ पे क्या बनेगा, त और ज मिल करके, त और यहाँ पे अ मिल करके अच्छा जब बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला है उन्नति, उत जोड़ नति, ये भी आपका व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। अगला है यशो बर्मन, यशः प्लस बर्मन, ये कौन से संधि है, तो देखिए यहाँ पे विसर्ग लगा है इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा यशः प्लस बर्मन। अगला है अंतरराष्ट्रीय, तो अंतः प्लस राष्ट्रीय, अब यहाँ पे अह और रा मिलकर के ऊपर रेफ लग जाएगा तो यह अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। शयन शयनासन, शयनासन का क्या बन जाएगा, शयन प्लस आसन, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे सारे शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। अगला है हितार्थ, हित प्लस अर्थ। उसके बाद है सदासा, सदासा का क्या बन जाएगा, सत्य प्लस आशा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन 5 नंबर, जिसमें कहा गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए, जिसमें देखिए कहा गया है मेघों को छूने वाला, इसे क्या कहते हैं, गगनचुंबी। जैसा दूसरा न हो, इसे क्या कहेंगे, अद्वितीय। आगे आगे चलने वाला, इसे क्या कहा जाता है, अग्रणी। जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इसे क्या कहा जाता है, असीमित। जो खजाना कभी समाप्त न हो, इसे क्या कहा जाता है, अक्षय, यानी जिसको बर्बाद नहीं किया जा सकता है। जिसकी मति स्थिर हो चुकी हो, इसे क्या कहेंगे, स्थिर बुद्धि या मंद बुद्धि, ठीक है, स्थिर बुद्धि या मंद बुद्धि। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, विपरीतार्थक शब्द लिखें, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा शब्द लिखना है। जैसे कि आप देखें आकाश, तो आकाश के लिए क्या बनाएंगे, पाताल, तो इसका उल्टा बन जाएगा सच्चाई, तो क्या बनेगा, झूठा। विदेश, तो क्या बनेगा, देश। आरंभ, तो अंत। प्राचीनता, नवीनता। लुप्त, प्रकट। विस्तृत, संकीर्ण। तृप्ति, तृष्णा। और इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।